नमस्कार दोस्तों, गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एमपीपीएससी प्री यूनिट 9 आईसीटी का एमसीक्यू लेक्चर सीरीज है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं आईसीटी यूनिट 9 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, संभावित प्रश्न। इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप मेरे चेहरे से खुशी देख सकते हो कि जिस तरीके से आपने पिछले वीडियो पे प्यार दिया है, उसको देख करके हमारा मोटिवेशन जो है बढ़ा है। हमें एक नई ऊर्जा मिली है कि हम जो है और मेहनत करें और आप लोग के लिए इस तरीके के कंटेंट लाते रहें। तो उम्मीद है कि ऐसा ही प्यार आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए अपन टॉपिक में बढ़ते हैं, एक ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारा सेकंड और आखिरी पार्ट है। इसके बाद आपको किस टॉपिक के लेक्चर चाहिए या एमसीक्यू चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इससे संबंधित, चैनल से संबंधित अन्य घोषणाएं आपको मिलती रहेंगी। आप नोटिफिकेशन जो है निश्चित रूप से ऑन कर लें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एडोब फोटोशॉप, विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल क्रोम। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एडोब फोटोशॉप, विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्रोम। तो देखो, हमने क्या पढ़ा है कि सॉफ्टवेयर होते हैं तीन टाइप के। कौन कौन सा सॉफ्टवेयर? पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के तीन प्रकार होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? पहला जो होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक। लैंग्वेज पूरा नहीं लिख रहे हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो गया अपना? ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी वजह से कंप्यूटर चलता है, जैसे विंडो वगैरह हो गया। भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल अब आते हैं, इसके बारे में अब डिटेल अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे यहां से क्वेश्चन आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रकार है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। भाषा अनुवादक किसका प्रकार है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब इनमें से कौन सा है इसको अपन देख लेते हैं। देखो, एडोब फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7, विंडोज 7 क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम, गूगल क्रोम भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विंडोज 7। विंडोज 7 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी तीनों के तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं। विंडो है तभी फोटोशॉप चलेगा, ऑफिस चलेगा, गूगल क्रोम चलेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम है। अ पर्सन इज सेड टू बी कंप्यूटर लिटरेट इफ ही इज एबल टू। कंप्यूटर साक्षर हम उसको कब बोलेंगे, कब कंप्यूटर लिटरेट बोलेंगे? जब जरूरत आधारित कंप्यूटर एप्लीकेशन चलाने में वो सक्षम हो। कंप्यूटर पे जो सामान्य बातें, जानकारी है उसको चाहिए, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर चला सके, हैंडल कर सके, उतना उसको आना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर बनाने में सक्षम। ये कंप्यूटर लिटरेट नहीं हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। प्रोग्राम लिखने में एक्सपर्ट का काम है, कंप्यूटर हैक करना एक्सपर्ट का काम है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आसान क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचाने हेतु सक्षम बनाता है। अच्छा क्वेश्चन है, दो बार इसको ढंग से पढ़ो फिर समझो। Dash is a central server on a computer network which enables connected client to access the storage capacity of the server। पिछली बार सर्वर के प्रकार से क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सर्वर का प्रकार नहीं है, तो उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। देखो, सर्वर बहुत सारे टाइप के होते हैं, अभी हम लोग देख लेते हैं। सर्वर होता है जो अन्य कंप्यूटरों को सुविधा देता है। शॉर्ट में हम समझते हैं, देखो मैं यहां से गायब होता हूं, शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। एक प्रिंटर है और इसके बाद मान लो एक साइबर कैफे। ये किसका सीन है? साइबर कैफे का सीन है, ठीक है। साइबर कैफे का सीन है, एक प्रिंटर है ये क्या है अपना? एक प्रिंटर, ठीक है। अब एक कंप्यूटर यहां जुड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर यहां जुड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर यहां जुड़ा हुआ है। कोई भी प्रिंट देता है तो इसी प्रिंटर से ये जो है प्रिंट निकल के बाहर आता है, तो ये कहलाया प्रिंट सर्वर। ये क्या है? तीन कंप्यूटर को सुविधाएं दे रहा है, तो इसको हम बोले प्रिंट सर्वर, ठीक है। तो ऐसे ही कह रहा है, क्या कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है? कौन सा सर्वर? जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। मतलब डाटा यहां पर भंडारित है, डाटा कहां पे? इस कंप्यूटर में, और ये कंप्यूटर यहां का डाटा अपने में देख पाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फाइल, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर। तो वो डाटा भंडारण से संबंधित फाइल सर्वर होता है, जहां पे सारे के सारे डाटा जो है फाइल के रूप में वहां पे भंडारित होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा डी। अब कितने टाइप के सर्वर होते हैं उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका जो है स्क्रीन पे सर्वर के प्रकार।
आप ऐसे याद रखिए, डाटाबेस सर्वर होता है, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तो उन सब का सर्वर डाटाबेस सर्वर है, ठीक है। एप्लीकेशन सर्वर होता है, ठीक। प्रिंट सर्वर अभी हमने बताया, इंटरनेट सर्वर हो गया, ट्रांजैक्शन सर्वर हो गया, ट्रांजैक्शन वगैरह से रिलेटेड डाटा वहां पे रखा रहता है, ठीक है। तो अब इंटरनेट सर्वर इंटरनेट से जुड़ा हुआ फैसिलिटी आपको देता है। डाटाबेस सर्वर जैसे जहां पे डाटा बड़े पैमाने पर भंडारित होते हैं, ठीक, तो वो डाटाबेस सर्वर हो गया। तो मेन सर्वर कितने होते हैं? मेन 5 होते हैं, डाटाबेस, एप्लीकेशन, प्रिंट, इंटरनेट और ट्रांजैक्शन सर्वर। इसके अलावा इंटरनेट सर्वर में कितने सर्वर हो सकते हैं? एक बार नाम देख लीजिए, 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा, याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ ये सर्वर कहीं ना कहीं सुना था। फाइल सर्वर, मेल सर्वर, डीएनएस सर्वर, गोफर सर्वर, वेब सर्वर, एफटीपी सर्वर, न्यूज सर्वर, चार्ट सर्वर, कैचिंग सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। तो इतने प्रकार के सर्वर हो सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन जैसे पिछली बार आया था वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मेन ये 5 हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लैन की विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। पिछले जो है सेक्शन में हमने डिस्कस किया था लैन, वैन, मैन, ये सब। तो लैन की विशेषता क्या नहीं है? नेटवर्क सेट करना अपेक्षाकृत सस्ता है, सही बात है। नेटवर्क जो है इसमें सस्ता होता है, मतलब कुछ ही कंप्यूटर को आपस में हम जोड़ देते हैं, लैन कहलाता है वो। साइबर कैफे वगैरह जैसा। सूचना को सीमित दूरी तक ही पहुंचाया जा सकता है, ये भी सही बात है, ठीक है। लैन के द्वारा डिवाइस शेयरिंग संभव है। लैन के द्वारा डिवाइस शेयरिंग मतलब सबको जोड़ करके एक प्रिंटर से कनेक्ट कर दिए तो वो कहलाता है डिवाइस शेयरिंग, ठीक है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर की संख्या बहुत अधिक होती है, ऐसा नहीं, ये छोटे लेवल पे होता है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। बाकी सारे जो है लैन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट है, असुमेलित युग्म पहचानिए, मतलब बेमेल पहचानना है, ठीक है आपको। तो ट्विटर के सीईओ, इधर सीईओ दिया हुआ पराग अग्रवाल। देखो पराग अग्रवाल पहले सीईओ थे, उसके बाद एलॉन मस्क बन गए हैं और अभी इन्होंने नया सीईओ जो है वो घोषणा कर दिया, लेकिन नाम की घोषणा नहीं किया। इन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से नए सीईओ काम करेंगे, तो आप गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा नए सीईओ कौन बनने वाले हैं। अभी तो फिलहाल एलॉन मस्क है, लेकिन नए सीईओ की घोषणा हो चुकी है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई हैं, सही बात है। गूगल के साथ साथ अल्फाबेट, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट, तो अल्फाबेट के सीईओ भी सुंदर पिचई हैं। एडोबी के जो है सीईओ है शांतनु नारायणन। माइक्रोसॉफ्ट के जो है ये है सत्य नडेला। तो ये 3 सीईओ क्वेश्चन यहां से, ये 3 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। ट्विटर के सीईओ कौन है? अभी फिलहाल एलॉन मस्क है, लेकिन नए नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नया सीईओ घोषित हो चुका है कि अगले सप्ताह से नए सीईओ ट्विटर को संभालेंगे, ठीक। तो 3 क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएगा देखने को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो गाइडर आप चैनल देख रहे हैं इसका अपना खुद का जो है एप्लीकेशन भी है, ऐप भी है, मोबाइल ऐप है, जिसपे हम लोग साइंस एंड टेक के कंप्लीट कोर्स जो एमपीपीएससी पेपर 3 मेंस का होने वाला है, या फिर कोई भी पीएससी का पेपर 3 साइंस एंड टेक, या फिर वनडे एग्जाम के लिए साइंस और कंप्यूटर से संबंधित कोर्सेज जो है उस पर लॉन्च कर रहे हैं। प्री के बाद हमारा मेन्स का जो है कोर्स लॉन्च होगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग रहेगा। और आपको बता दें कि इस बार से अगले साल से जो भी कोर्स परचेज करेंगे उनको कोर्स का पूरा मटेरियल जो है पेपर 3 का कंप्लीट मटेरियल हार्ड कॉपी में बुक जो है वो आपके एड्रेस पे पहुंचाया जाएगा, ताकि आप जो चैनल देख करके पढ़ने के साथ साथ आप बुक से भी रिवीजन कर सके, अंडरलाइन कर सकें। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके आप कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। एमपीपीएससी प्री यूनिट 9 का जो फी था वो 111 कर दिया गया था। प्रीलिम्स के बाद जो है इसका फी रिवाइज होने की संभावना है। ओके, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू की गई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट ई गवर्नेंस इज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम जो है भारत सरकार ने जो लॉन्च किया उसका नाम है मेघराज। मेघराज एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। अब ये बोलेंगे आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि डाटा को अपने कंप्यूटर में नहीं रख के ऑनलाइन किसी दूसरे कंप्यूटर पर, सर्वर पर भंडारित करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। जैसे आप लोग के मोबाइल में गूगल ड्राइव है, आप फोटो वगैरह उस पे सेव कर देते हैं, मोबाइल गुम जाए ईमेल से आप लॉगिन कीजिए, फोटो वहां पे दिख जाएगा, तो आपका डाटा कहीं और भंडारित हो गया, तो ये वाली सुविधा कहलाया क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो भारत सरकार भी ऐसे ऑनलाइन डाटा को भंडारित करने के लिए एक बड़ा कंप्यूटर सुविधा जो है उपलब्ध करवा रहा है, जिसका नाम रखा गया है मेघराज, ठीक है। समझ में आ गया? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग कौन लोग कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं।
जो भी हमारे जो है ऑनलाइन सोशल साइट वगैरह हैं जहां पे फोटो वीडियो हम डालते हैं वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा का उदाहरण है, क्योंकि हमारा वीडियो हमारे पास जो है भंडारित नहीं है, यूट्यूब के कंप्यूटर पर भंडारित है जो आप देख पा रहे हो। तो ये भी एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, मेघराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेट परियोजना का संबंध किनसे है? किसानों को विथ हुम इज द भारत नेट प्रोजेक्ट रिलेटेड? ठीक है, तो भारत नेट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, किसानों को उच्च गति वाला इंटरनेट प्रदान करना, टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट टू द फार्मर्स, नो। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को निःशुल्क वाईफाई, ये भी नहीं है। फ्री वाईफाई टू स्टूडेंट इन रूरल एरियाज, ऐसा भी नहीं है। ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब भारत नेट परियोजना क्या है इसके बारे में ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो चलो मैं यहां से हटता हूं, इसको एक बार पढ़ लीजिए। भारत नेट परियोजना का नाम पहले ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क था। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसका नाम 2015 में चेंज करके भारत नेट परियोजना कर दिया गया। और लॉन्च कब हुआ था? ये अक्टूबर 2011 में लॉन्च हुआ था। क्या काम था इसका? कि भारत के जितने भी ग्राम पंचायत है उन सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान किया जाए, वहां तक ब्रॉडबैंड जो है बिछाया जाए ताकि गांव में इंटरनेट सही से चल सके। तो बातें समझ में आ गई। भारत नेट परियोजना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ई गवर्नेंस का, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन? डोमेन नेम एक्सटेंशन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। कोई भी जो डोमेन नेम होता है जैसे www.google.com, तो ये लास्ट वाला जो डॉट के साथ लगा आता है उसको, इस नाम को बोलते हैं डोमेन नेम एक्सटेंशन, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग टॉप डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? टॉप डोमेन नेम। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम नाम है। तो .gov का मतलब होता है गवर्नमेंट वेबसाइट है, .com का मतलब होता है कॉमर्शियल वेबसाइट है, .net का मतलब होता है नेटवर्किंग वेबसाइट है, .co का मतलब होता है कंपनी की वेबसाइट है या कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है। ठीक है, .nic का मतलब होता है NIC द्वारा संचालित वेबसाइट है। ठीक है, NIC का फुल फॉर्म दो हो सकते हैं। देखो, जब कंप्यूटर में बात करें तो NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, इंटरफेस कार्ड। और जब हम बात करते हैं इंटरनेट में NIC की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है, नेटवर्किंग में जो हो जाता है, ये है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भारत सरकार का एक संस्था है जो सरकारी वेबसाइटों को संचालित करता है, तो वो .nic। ठीक है, तो ये हो गया ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, सभी वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमेलित युग्म चुनिए। ठीक है, असुमेलित चुनना है अपन को, है ना? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पेयर। तो कोबोल जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये कोबोल, फॉर्ट्रॉन, C++, प्रोलॉग, ये सभी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। HLL, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। कोबोल का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ये 4 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ऑप्शन में क्या दिया? वाणिज्यिक कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा। सही बात है ये। फॉर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, गणितीय सूत्रों एवं समीकरणों को हल करने हेतु, टू सॉल्व मैथमेटिकल फॉर्मूला इक्वेशन। तो ये भी सही बात है। C++ को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी सही बात है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। प्रोलॉग का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। तो वेब कंटेंट क्रिएशन में नहीं, इसका इस्तेमाल AI में किया जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का इस्तेमाल AI में किया जाता है। वेब कंटेंट क्रिएशन में HTML का इस्तेमाल किया जाता है, जावा का इस्तेमाल किया जाता है, PHP का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, जो अपना फेसबुक का वेबसाइट है, फेसबुक का वेबसाइट PHP में बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो हो गया, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। 4-5 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पेयर है अपना प्रोलॉग। ठीक है, वेब कंटेंट क्रिएशन नहीं होता, ये AI में इस्तेमाल होने वाली भाषा है। ठीक,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, डेटा पैकेट से गंतव्य एड्रेस निकालने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द डेटा पैकेट? ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आया था, राउटर गेटवे इस तरीके क्वेश्चंस पूछा था। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना स्विच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्विच जो है वो डेटा पैकेट से डेस्टिनेशन एड्रेस निकालती है। इसका क्या मतलब है, जब कंप्यूटर यहाँ से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को भेजता है, 2-3 कंप्यूटर इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे लगा है ये सारा, यहाँ पे लगा एक स्विच, और ये स्विच से 3 कंप्यूटर जुड़े हैं, इससे ये कंप्यूटर जुड़ा है, ये भेज रहा है इस कंप्यूटर को। तो यहां से इस कंप्यूटर तक जो डाटा जा रहा है उसके लिए इसी कंप्यूटर पे जाना है, तो उसको बोलते हैं डाटा एड्रेस। तो डाटा एड्रेस निकालता कौन है, कौन बताता है कहां जाना है? स्विच ऐसा काम करता है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। आपको इन सब के बारे में जानना है, गेटवे, स्विच, राउटर, हब, तो आप जो है चैनल पे जाइए, वहां पे एक वीडियो मिलेगा नेटवर्किंग डिवाइस। क्या मिलेगा? नेटवर्किंग डिवाइस। इसका एक क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो नेटवर्किंग डिवाइस के वीडियो को ढंग से देख लीजिएगा, शायद 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इथिकल हैकर कौन से हैकर माने जाते हैं? विच हैकर्स आर कंसिडर्ड एज इथिकल हैकर्स? देखो, हमने हैकर्स के बहुत सारे प्रकार पढ़े हैं। तो इथिकल मतलब होता है जो सही काम के लिए हैकिंग करते हैं। जैसे मेरे मोबाइल का पासवर्ड जो है वो भूल गया हूं मैं, तो जाऊंगा हैकर के पास, बोलूंगा भैया इसको सुधार दो, तो वो कहलाए इथिकल हैकर, सही काम के लिए। तो सही काम के लिए जो हैकिंग करते हैं उसको बोलते हैं हम व्हाइट हैट हैकर। ठीक है, गलत काम के लिए जो हैकिंग करते हैं उसको बोलते हैं हम ब्लैक हैट हैकर। जो पासवर्ड वगैरह तोड़ने का काम करते हैं, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्रैकर। तो अब हैकर के प्रकार देख लेते हैं। ब्लू हैट हैकर दोनों के बीच वाला होता है। तो चलो यहां पे देख लेते हैं प्रकार कौन कौन से। हैकर क्या है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। ब्लैक हैट हैकर्स क्रिमिनल हैकर्स कहलाते हैं, अभी हमने बताया। व्हाइट हैट हैकर्स को बोलते हैं अधिकृत हैकर्स या एथिकल हैकर्स। ठीक है, ग्रे हैट हैकर्स मतलब जस्ट फन, मजाक के लिए जो है वो क्या करते हैं, अपने मतलब व्यक्तिगत आनंद के लिए वो हैकिंग का काम करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ठीक, ग्रीन हैट हैकर्स, हैकर्स इन ट्रेनिंग, जो हैकर्स की ट्रेनिंग ले रहा है अभी, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हैट हैकर्स। याद रखिएगा, ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसको पॉज करके पढ़ना है आपको, क्योंकि हमने ये सब थ्योरी में डिटेल कवर किया है। नेक्स्ट हैकर कौन है? ब्लू हैट हैकर। तो ये है अधिकृत सॉफ्टवेयर हैकर्स को ब्लू हैट हैकर्स हम बोलते हैं। ब्लू हैट हैकर्स को संगठनों द्वारा किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम नेटवर्क के रिलीज होने से पहले बग परीक्षण, बग मतलब होता है अशुद्धि, प्रोग्रामिंग में कोई अशुद्धि आ जाता है उसको बोलते हैं बग, और उसको सही करना कहलाता है डीबगिंग। तो उसके लिए नियुक्त किया जाता है ब्लू हैट हैकर। रेड हैट हैकर्स मतलब सरकार द्वारा किराए पर जो हैकर लिए जाते हैं उनको रेड हैट हैकर्स बोलते हैं। हैक्टिविस्ट, राजनीतिक रूप से प्रेरित हैकर्स को हम हैक्टिविस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो मोबाइल में हैकिंग करते हैं उनको फेरिकर बोलते हैं। तो ये सारे अपने आप में वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको एक बार पॉज करके आप लोग पढ़ डालें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कहलाती है। द टेक्नोलॉजी यूज्ड टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन इज कॉल्ड। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं? पैच। क्या होता है? पैच एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो बड़े सॉफ्टवेयर में आई खराबी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं पैच। जैसे एक रोड है, मेन रोड पे बीच बीच में गड्ढे पड़ गए, तो वहां पे डावर लगा के गिट्टी डाल के हम लोग उसको सही कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पैचिंग। ऐसे ही बड़े सॉफ्टवेयर में थोड़ा मोड़ा खराबी आ गया है तो उसको सुधारने के लिए जो छोटे सॉफ्टवेयर बनाए उसको बोलते हैं हम पैच। एंटीवायरस क्या है? वायरस से रोकता है। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिजिटल सिग्नेचर। पासवर्ड से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं लेकिन ज्यादा सुरक्षित नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य और मशीन में अंतर को जानने वाली तकनीक क्या कहलाती है? व्हाट इज द टेक्नोलॉजी know the difference between man and machine call? टेक्नोलॉजी टू नो द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मशीन, तो उसको हम बोलते हैं कैप्चा। बहुत पहले से हम लोग पढ़े कैप्चा। ठीक है, आप लोग देखे होंगे इस तरीके का आता है कि यहाँ पे जो लिखा है उसको यहाँ पे भरिए, तो उसको बोला जाता है कैप्चा। कैप्चा का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, तो कैप्चा का फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। ठीक, तो कैप्चा समझ में आ गया। अब देखते हैं फायरवॉल। फायरवॉल डाटा सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
साइबर सिक्योरिटी का पूरा वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे उपलब्ध मिलेगा, आप वहां से जाके पूरा साइबर सिक्योरिटी देख सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से मिल जाएंगे निश्चित रूप से। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी एक तकनीक है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पासवर्ड वगैरह डालते हैं, डाटा को सुरक्षित रखते हैं, तो वो तकनीक क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। ठीक, आंसर क्या होना चाहिए? कैप्चा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? बिंग, ask.com, माइक्रोसॉफ्ट एज, आर्ची। तो कह रहा है सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन जो है माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है। ये क्या है हमारा? ये ब्राउजर है, ये वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से हम इंटरनेट चला पाते हैं। बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। ask.com जो है ये भी सॉफ्टवेयर, ये जो है हमारा सर्च इंजन है। आर्ची भी एक सर्च इंजन है। और प्रमुख सर्च इंजन कौन कौन सा है जो याद रखेंगे? डक डक गो सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल जो है ये सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रचलित सर्च इंजन है। याहू जो है ये भी सर्च इंजन है। चाइना का सर्च इंजन है, उसका नाम है बाइडू जो है चाइना का सर्च इंजन है, ये भी याद रखेंगे क्योंकि चाइना में गूगल बैन है। ठीक है, बाइडू। ठीक, इतने सर्च इंजन आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या है, ये ब्राउजर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची मिलाइए फिर से, चलो मैं गायब होता हूं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुआ था, सही बात है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग हुआ था, आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी सही बात है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था, ये भी सही बात है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। इसको आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर की पीढ़ी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे थ्योरी हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है, ये 4 क्वेश्चन अलग बन सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था? आईसी का प्रयोग हुआ था। तो ये 4 क्वेश्चन अलग से भी बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम के एरर को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एरर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड? अभी हमने डिस्कस किया था, उसको बोलते हैं हम बग। ठीक है, हम क्या बोलते हैं उसको? बग्स बोलते हैं। पैच क्या होता है? अभी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, पैच क्या होता है? ये पैच है, PATCH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य क्षमता के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता में केवल टास्क बेस्ड कार्य करना क्या कहलाता है? टास्क बेस्ड कार्य का मतलब होता है हमने जो अभी बोला बस उतना ही करेगा, उसको भविष्य के लिए याद नहीं रखेगा, फ्यूचर में उसको अप्लाई नहीं करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी डूइंग ओनली टास्क बेस्ड वर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड वीक एआई। वीक एआई, कमजोर एआई। अभी तक दुनिया में जितने भी मशीनें हैं एआई में, वो वीक एआई के उदाहरण हैं। इसको हम एक और बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिक्रियात्मक एआई। प्रतिक्रियात्मक एआई मतलब अभी जो हम बोलेंगे उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देगा, उसको हम बोलेंगे रिएक्टिव एआई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टिव एआई। वीक एआई को रिएक्टिव एआई भी बोला जा सकता है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का स्तंभ नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ ई गवर्नेंस? तो देखो ई गवर्नेंस के 4 पिलर हैं, कौन कौन से? टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, पीपल एंड प्रोसेस। इन चारों की सहायता से ई गवर्नेंस जो है फॉलो होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, पीपल है, टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस भी है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पिलर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ई गवर्नेंस के पिलर आप लोग ध्यान रखेंगे, 4 पिलर होते हैं, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स, पीपल, प्रोसेस। प्रौद्योगिकी, संसाधन, लोग, और प्रोसेस का मतलब होता है तरीका, प्रक्रिया। प्रक्रिया याद रखो, शुद्ध हिंदी नाम क्या हो जाएगा? प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलोरा के संदर्भ में सत्यकूट का चयन कीजिए। एलोरा प्रोजेक्ट क्या है? ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, इसको ध्यान रखना है, पूरा ढंग से पढ़ना है। पूरा नाम है इसका इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है। इट इज रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट एलोरा। इसका उद्देश्य भारत में भावी पीढ़ियों के चयनित भाषाओं को संरक्षित करना है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व सेलेक्टेड लैंग्वेज इन इंडिया फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम आने वाले समय में मतलब हमारी जो वैसी भाषाएं जो विलुप्त हो रही हैं उनको संरक्षित रखने का काम करेगा ये प्रोजेक्ट। भारत में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने 3 भाषाओं को चुना है, गोंडी, मुंडारी और इंडो-मिश्मी। तो ये 3 भाषाओं को संरक्षित किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत, इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेज। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट एलोरा। तो ये ऑल ऑफ दीज सही, सभी सही हैं, जानबूझ के ऐसे ऑप्शंस दिए गए ताकि आपको ये समझ में आ जाए प्रोजेक्ट एलोरा क्या है, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी कवर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या बोलते हैं? रीस्टार्ट करने को हम बोलते हैं वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग। और जब पहले से कंप्यूटर ऑफ है उसको स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग। मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। कंप्यूटर पहले से पूरा बंद पड़ा है, उसको स्टार्ट किए तो क्या कहलाएगा? वार्म बूटिंग, सॉरी कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर स्टार्ट है, उसको रीस्टार्ट कर दिए तो वो कहलाएगा वार्म बूटिंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। आइडेंटिफाई द फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉल्स स्टेटमेंट आपको ढूंढना है, तो क्या सब है? पहले स्टेटमेंट अपन देखते हैं। देश का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी, हमने पढ़ा था, सिटी यूनियन बैंक कुंभकोणम तमिलनाडु में लगाया गया है। द कंट्रीज फर्स्ट बैंकिंग रोबोट इज लक्ष्मी विच हैज बीन इंस्टॉल्ड इन सिटी यूनियन बैंक ऑफ तमिलनाडु। बिल्कुल सही है। आस्क दिशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित IRCTC का चैटबॉट है, ये भी सही बात है। दो क्वेश्चन यहां से बन सकता है अलग अलग। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स CAIR इसरो की एक प्रयोगशाला, ये गलत है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि ये DRDO की एक प्रयोगशाला है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ठीक है। तेलंगाना राज्य सरकार 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया है, ये भी सही है। तो यहां से चार अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। चारों जो है लाइन अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन हो सकता है। तो अब इसको ढंग से पढ़ लीजिए। ऑप्शन इसमें जो गलत है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जब सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी दूसरे विभाग से ई गवर्नेंस के माध्यम से संपर्क होता है तो यह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? व्हेन वन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद अनदर डिपार्टमेंट थ्रू ई गवर्नेंस इट कम्स अंडर द कैटेगरी, तो कैटेगरी ऑफ G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग से संपर्क करता है तो वो G2G में आता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में आता है। जब सरकार नागरिकों से संपर्क करता है तो वो G2C में आता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन आता है। G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस, जब सरकार कंपनियों से संपर्क करता है तो वो G2B में आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। असुमेलित युग्म चुनिए, चूज द मिसमैच्ड पेयर। तो मिसमैच्ड पेयर देखना है हमें। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर 1976, 1976 सही बात है। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कब ये एस्टेब्लिश हुआ था? इसको बोलते हैं NIC, 1976। NIC का फुल फॉर्म हमने अभी डिस्कस किया था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। MP ऑनलाइन 2006, ये भी सही बात है, दूसरा भी लाइन सही है। MP ऑनलाइन 2006 में आया, किन दोनों की सहायता से चलाया जा रहा है? तो एक तो इसमें MP गवर्नमेंट पार्टनर है और दूसरा जो है इसको चलाने का काम कर रहा है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो ये दो लोग मिलकर के MP ऑनलाइन चला रहे हैं 2006 से। CSC सिटीजन सर्विस सेंटर, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है। समाधान ऐप का संबंध चुनाव आयोग से है, तो ये हमारा जो है ई गवर्नेंस के क्वेश्चंस में ये शामिल होंगे। चार क्वेश्चंस यहां से बहुत महत्वपूर्ण चार क्वेश्चन बन सकते हैं। न केवल हम ये टॉप 200 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये 200 क्वेश्चंस भी यदि आप कर लोगे तो कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन मिला के मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाए गए हैं, सभी में इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे क्वेश्चंस PSC में पूछे जाते हैं। तो आप निश्चित रूप से सारे क्वेश्चंस कवर करें। लगभग 750 क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो आंसर क्या है? आंसर सी। आगे बढ़ते हैं अपन। सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर नेटवर्कों का उपयोग व्यापारिक गतिविधियों में करना क्या कहलाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर नेटवर्क इन बिजनेस एक्टिविटीज कॉल्ड? तो इट इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। नो, ई गवर्नेंस नहीं, उसको तो हम बोलेंगे ई गवर्नेंस जब उसमें क्या बोलते हैं अपन? गवर्नेंस में करेंगे। ठीक है। ई बिजनेस, ई बिजनेस नहीं, सही नाम उसका है ई कॉमर्स। ऑप्शन नंबर सी। हम कर रहे हैं व्यापारिक गतिविधियों में तो उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ई कॉमर्स का सीधे सीधे डेफिनेशन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक में असत्य युग्म कौन सा है? द मेजर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ई कॉमर्स इज रॉन्गली मैच्ड। कौन सा? EDI का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इंटरचेंज सही बात है। ई कॉमर्स की शुरुआत EDI के रूप में हुआ था। यह भी पूछा जा सकता है कि ई कॉमर्स का अन्य नाम क्या है? EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ई कॉमर्स का प्रारंभ किस रूप में हुआ था? EDI के रूप में हुआ था। तो इसको ऐसे घुमा के 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है। EBB इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, ओके सही है। EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये भी सही है। POS गलत, पॉइंट ऑफ स्टडी, पॉइंट ऑफ स्केल होता है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट ऑफ स्केल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे, अलीबाबा जैसी कंपनी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे, अलीबाबा आर एग्जांपल्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये एग्जांपल है ऑनलाइन मार्केट प्लेस का। ऑनलाइन मार्केट प्लेस का अब क्या है? आप देख रहे हो ऑनलाइन स्टोर फ्रंट है, उपरोक्त तो दोनों दिया है। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे आप कंफ्यूज आ सकते हो। तो क्या इसका होना चाहिए? ऑनलाइन मार्केट प्लेस। क्यों ऐसा? देखो अब डिफरेंस समझा रहे हैं।
ऑनलाइन स्टोर फ्रंट का मतलब होता है कोई एक जो है व्यक्ति अपना ऑनलाइन वेबसाइट बना के अपने प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको बोलेंगे ऑनलाइन स्टोर। और मार्केट प्लेस मतलब बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग प्रोडक्ट को एक ही जगह पे बेचते हैं तो वो मार्केट बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ठीक है, जैसे हम एप्पल स्टोर बोलते हैं, वहां एप्पल के प्रोडक्ट्स बिकेंगे, लेकिन हम मार्केट बोलेंगे वहां सारी कंपनियों के प्रोडक्ट बिकेंगे, तो ये हो गया ऑनलाइन मार्केट प्लेस। इन दोनों में डिफरेंस है, उसको ढंग से समझना है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य जोड़ी पहचानिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। टीसीपी आईपी, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यदि आगे कोई पूरा पूरा गलत होगा तो फिर हम इसको सही मान लेंगे। यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये सही है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो बाकी सब सही हैं। TCP का फुल फॉर्म ही गलत है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, यहां से भी 4 क्वेश्चन बन सकते थे। देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहां स्थापित है? वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट रोबोटिक कंट्रोल क्लिनिक लोकेटेड इन उज्जैन? ये बहुत ही महत्वपूर्ण MP का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन फैक्चुअल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ट्विटर में लिखे गए मैसेज की अधिकतम कैरेक्टर सीमा कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट ऑफ अ मैसेज रिटन ऑन ट्विटर? तो पहले 140 था, अब बढ़ा करके 280 कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ट्विटर के जैसा ही भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, वो है कू, इसमें 400 कैरेक्टर की शब्द सीमा है, 400 कैरेक्टर। ठीक है, ट्विटर को क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट बोलते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट बोलते हैं। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूं वो VVIP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति रेक्टिफायर कहलाती है। प्रत्यावर्ती को मतलब होता है, ये होता है हमारा AC को DC में बदलने वाला रेक्टिफायर, सही बात है। द डिवाइस दैट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट कॉल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, इट इज करेक्ट। PN संधि डायोड का उपयोग रेक्टिफायर, फोटो डायोड, सोलर सेल, LED, जेनर डायोड आदि के रूप में नहीं किया जाता है, तो यहां नहीं दिया है, गलत बात है, ये किया जाता है, तो ऑप्शन बी ही गलत है। ठीक है, उसके बाद है डायोड एक 2 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसके एक सिरे को एनोड व दूसरे सिरे को कैथोड बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। डायोड इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस, वन एंड ऑफ विच इज कॉल्ड एनोड एंड अदर एंड इज कॉल्ड कैथोड, बिल्कुल सही है। ठीक है, जब सेमीकंडक्टर में अशुद्धियां मिलाई जाती है तो उसको डोपिंग बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में अपन इंप्योरिटी जो मिक्स करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। और दोज इंप्योरिटी विच आर मिक्स्ड इन सेमीकंडक्टर कॉल्ड डोपेंट। ठीक है, और जिस अशुद्धि को मिलाते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट, याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर में अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं, मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग, मिलाने वाली अशुद्धि डोपेंट। ठीक है, तो इसमें क्या गलत है? ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित करना है कौन सही है कौन गलत है। रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, फर्स्ट ऑफ द वर्ड रोबोट यूज्ड बाय, तो ये है कैरल कैपक। ठीक है, 1 का 3 हो गया, 1 का 3 2 में है, सी में और डी में। चलो, रोबोटिक्स के नियम, आइजैक एसिमोव, हमने पढ़ा है रोबोटिक्स के 3 नियम दिए, आइजैक एसिमोव पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। बी का एक, तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसमें अच्छी बात ये होती है कि 2 भी पता चल जाए, कभी कभी 1 में भी हम ऑप्शन सही कर देते हैं। प्रथम औद्योगिक रोबोट, तो प्रथम औद्योगिक रोबोट जो है वो है हमारा ये यूनिमेट। रोबोटिक्स के पितामह जोसेफ एंजल बर्गर। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का संचालन करते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग can be used to provide security while conducting e-commerce? ईमेल, फाइल, डिजिटल सिग्नेचर, तो ऑप्शन नंबर सी डिजिटल सिग्नेचर, हमने अभी डिस्कस किया था इसके बारे में, आंसर नंबर सी। जिस मॉडल में उपभोक्ता अपने अनुसार कीमत निर्धारित करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, वह मॉडल कहलाता है द मॉडल इन विच द कंज्यूमर डिसाइडेड द प्राइस अकॉर्डिंग टू विच बिजनेस एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जब उपभोक्ता डिसाइड करता है कीमत तो उसको बोलते हैं कस्टमर टू बिजनेस, C2B, कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस क्या हो गया? जब कस्टमर कंपनियों को सेवाएं दे रहा है। कैसी सेवाएं दे सकता है कस्टमर? मान लो कि मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनर, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूं, अब कंपनियां बोलेंगी मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना दो, तो मैं बोलूंगा मुझे इतना पैसा चाहिए, तो मैंने अपना जो है प्राइस डिसाइड किया कि मैं इतना पैसा लूंगा, तो यहां पे उपभोक्ता कीमत निर्धारित किया, तो ये कहलाएगा कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर बिजनेस को जो है सुविधाएं दे रहा है कि हमें इतने पैसा दो तब जाके तुम्हारे लिए काम करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में स्टोर होती है क्या कहलाती है? व्हाट इज ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल created by a website that is temporarily stored on the user computer for that session is called cookies. cookies जो है एक छोटा टेक्स्ट फाइल होता है जो कंप्यूटर में भंडारित होता है और हमारी सूचनाएं वेबसाइटों तक पहुंचाता है। जैसे हमने मान लो रेड कलर का जूता सर्च किया और फिर कंप्यूटर बंद कर दिया, अब हमें लगातार उसी जूते के ऐड आते रहते हैं, तो ये जासूसी कौन करता है? कुकीज करता है कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ग्रीडी एल्गोरिदम, रूटिंग एल्गोरिदम, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम, ए एंड सी। तो यहां पे हो जाएगा बोथ ए एंड सी। ग्रीडी एल्गोरिदम का मतलब होता है ग्रीड में बढ़ना, रूटीन एल्गोरिदम मतलब एक व्यवस्थित काम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये नहीं होगा। हिल क्लाइंबिंग का मतलब होता है तरीके से देखते हुए, रास्ता देखते हुए आगे बढ़ना, तो ये सब काम कौन करेगा? जिसके पास बुद्धि होगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ए और सी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा आप पढ़ेंगे डिटेल, यदि पढ़ेंगे तब जाके आपको जो है ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित करो रैम। सुमेलित युग्म को चुनिए, मतलब करेक्ट पेयर आपको सेलेक्ट करना है। रैम परमानेंट मेमोरी, नो। रैम क्या होता है? वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल होता है, नॉन परमानेंट होता है, अस्थाई होता है, तो ये गलत हो गया। रोम अस्थाई मेमोरी, नो। रोम परमानेंट होता है ना। हार्ड डिस्क द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक टेप यानी कैसेट जो पुराने जमाने में आते थे, वो प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी नहीं है, वो सेकेंडरी मेमोरी है। तो ऑप्शन सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में अधिकांश समय किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर के रूप में कार्य करते हैं? तो क्लाइंट कंप्यूटर के रूप में कार्य करने वाले कंप्यूटर, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर एक्ट एज क्लाइंट कंप्यूटर इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम? तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। हम लोगों का कंप्यूटर मोबाइल किसका उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। अकॉर्डिंग टू साइज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो सबसे छोटा कंप्यूटर जो होता है वो हम लोग के पास होता है, उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट के पास माइक्रो कंप्यूटर और सर्वर के पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। मैं यहां से हटता हूं, सर्वर के पास कौन सा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग सर्वर के रूप में किया जाता है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग सर्वर के रूप में किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ की रेडियो फ्रीक्वेंसी की परास कितनी है? द रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लूटूथ इज। तो ये होता है हमारा 2.402 2.48, याद रखिएगा 2.402 2.48 गीगाहर्ट्ज जो है ब्लूटूथ का रेंज होता है। ये रट्टा मारना पड़ेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? अभी बात किए थे 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर शुरू में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? कंपाइलर, स्प्रेडशीट, लिनक्स, डिस्क फॉर्मेटिंग। कंपाइलर भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लिनक्स जो है एक लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है लिनक्स। तो डिस्क फॉर्मेटिंग जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेमोरी एक्सेस टाइम को कम करने के लिए मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच एक छोटी तेज मेमोरी डाली जाती है, इस मेमोरी को क्या कहा जाता है? टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम अ स्मॉल फास्ट मेमोरी इज इंसर्टेड बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द प्रोसेसर। व्हाट इज द मेन मेमोरी कॉल्ड? दैट मेमोरी इज नोन एज कैश मेमोरी या कैचे मेमोरी, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जब पूछा जाए तो रजिस्टर मेमोरी, लेकिन जब रजिस्टर मेमोरी ऑप्शन में नहीं हो तब कैश मेमोरी मारेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कैश मेमोरी होगा। अच्छे से ये कंफ्यूजन दूर करता हूं। देखो, कंप्यूटर में काम कौन करता है? प्रोसेसर। इसके लिए जगह कौन देता है? जगह देता है रैम। रैम बोलता है मेरे जगह पे आप काम कर लो। काम करने के लिए कोई जगह चाहिए ना, तो कभी कभी ये काम इतना तेज करने लगता है प्रोसेसर कि हमें जगह की कमी पड़ जाती है। तो ये रैम जो है ये कैश मेमोरी को जगह पहले दे देता है और कैश इसको जगह देता है। ये इससे जगह लेगा, ये इससे जगह लेगा, तो स्पीड थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। जब मजदूर काम करते रहते हैं, ये ईंट ढो के यहां तक ले जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा, ये ईंट इसको दे, ये ईंट इसको दे तो टाइम कम लगेगा। तो ये मेमोरी कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी है। सबसे ज्यादा तेज मेमोरी रजिस्टर मेमोरी होता है। ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं कि सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर मेमोरी, लेकिन ऑप्शन में रजिस्टर नहीं हो, कैश मेमोरी टिक करेंगे। जो
प्रोसेसर और रैम के बीच में लगा होता है उसको बोलते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, असुमेलित युग्म को चुनिए, चूज द मिसमैच्ड पेयर। मोजेक टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउजर, मोजेक जो है ग्राफ आधारित वेब ब्राउजर था, ठीक है। यांडेक्स सर्च इंजन है, सही बात है। जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, भाषा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सफारी ग्राफिकल आधारित वेब ब्राउजर है, ये भी सही है। तो मोजेक भी फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, मोजेक वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, विच वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, मोजेक। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, यहाँ पे ये वेब ब्राउजर है, पहला ग्राफिकल आधारित वेब ब्राउजर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G इंटरनेट का रोड मैप तैयार करने के लिए गठित स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। Who was the chairman of the steering committee constituted to prepare the roadmap of 5G इंटरनेट? तो दैट इज प्रोफेसर AJ पॉलराज। आपको ये फैक्ट याद रखना है, 5G के लिए जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे प्रोफेसर AJ पॉलराज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मिलाना है। प्रॉक्सी सर्वर क्या है, फायरवॉल, क्रैकर, एंटीवायरस। तो देखो प्रॉक्सी सर्वर, फायरवॉल, प्रॉक्सी अनऑथराइज्ड यूजर को रोकने हेतु सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का संयोजन फायरवॉल कहलाता है। क्रैकर क्या है, अनवांटेड फाइल या वेबसाइट को ब्लॉक करने का काम, अनवांटेड फाइल या वेबसाइट को ब्लॉक करने का काम जो है ये हमारा प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल दोनों कर सकता है। द्वेषपूर्ण प्रोग्राम को हटाने वाला जो है वो है एंटीवायरस। क्रैकर अवैध काम करने वाला है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ABCD। तो देखो सी का हो गया हमारा 3, सी का 3, डी का क्या हो गया, सॉरी सी का जो है अवैध कार्य करने वाला क्रैकर, एंटीवायरस डी का हो गया 4, सी का 3, डी का 4। ये दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। अब इस एक और दो में मिलाते हैं। फायरवॉल जो है वो क्या करता है, अनऑथराइज्ड यूजर को रोकने तो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का संयोजन, बी का 1, तो बी का 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, ये सब थ्योरी में हमने डिस्कस किया है, गौर से पढ़िए, ये सब चारों अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन यहां से कवर हुए अपने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। B2B, B2B को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। C2C कस्टमर टू कस्टमर, C2B कस्टमर टू बिजनेस, C2B कस्टमर टू बिजनेस, ठीक। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनको मिला लीजिए आप। B2B बिजनेस टू बिजनेस, A का 3, C2C कस्टमर टू कस्टमर, B का 1, 3, 1, ऑप्शन नंबर ए। C2B कस्टमर टू बिजनेस, C2B कस्टमर टू बिजनेस, इसका हो जाएगा 4, सी का 4, ठीक है। डी का C2B, तो C2B हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस, यहाँ A2B होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv में कितने बिट प्रयोग में लाए जाते हैं, या फिर इसको ऐसा पूछा जा सकता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है उसके 6वें संस्करण में, IP एड्रेस के 6वें संस्करण में, ठीक है, हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन IPv6। तो 6 जो हमारा संस्करण आया था उसमें कितने बिट होते हैं, तो 128 बिट होते हैं। IP एड्रेस के 2 संस्करण अभी प्रचलित हैं, IPv4 एंड IPv6, इसमें 128 और इसमें 32, 32 गुने 4, 128 याद रखेंगे, इसका 4 गुना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण सर्वप्रथम किस कंपनी द्वारा किया गया था। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसमें यह भी पूछा है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था उसका नाम क्या था। बाय विच कंपनी वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज इंटेल, और पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004, याद रखेंगे, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। अभी दुनिया में 2 प्रमुख कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, पहला है इंटेल और दूसरा है AMD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, हु इज द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, चार्ल्स बेबेज, डॉक्टर वॉन न्यूमैन, लेडी एडा अगस्ता, ये एक लेडीज थी, लेडी एडा अगस्ता, हार्वर्ड आइकन। तो ऑप्शन नंबर सी, लेडी एडा अगस्ता। प्रथम प्रोग्रामर, वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर वाज अ लेडी, एडा अगस्ता। तो प्रोग्रामिंग जो पहली बार बनाया वो किसी महिला ने बनाया, इसलिए प्रोग्रामिंग जो है सामान्य लोगों के समझ से परे है, उनको समझ में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल प्रोसेसिंग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता है। पैरेलल प्रोसेसिंग इज द स्पेशलिटी ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पैरेलल प्रोसेसिंग 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। हम लोगों ने पीढ़ी थ्योरी डिस्कस किया है ढंग से, तो अभी ये सारी पीढ़ियां जो है वो अपन डिस्कस नहीं करने वाले हैं, केवल ये ध्यान रखेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबिट इकाई क्या है। क्यूबिट मतलब होगा क्वांटम कंप्यूटर और बिट मतलब मेमोरी, तो क्वांटम कंप्यूटर का मेमोरी इकाई है क्यूबिट, ऑप्शन नंबर बी। मेमोरी यूनिट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर इज नोन एज क्यूबिट, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल अप सर्विस, लीज लाइन, केबल डोमेन। तो सबसे फास्ट जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है वो है अपना सी, लीज लाइन, लीज लाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा जो है टॉप 200 क्वेश्चंस का जो सेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक के एमसीक्यू बच्चे रह गए जो आप लोगों को चाहिए, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 15 साल का है वो चाहिए, तो अपन उस पे वीडियोस बनाएंगे। लेकिन कमेंट थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम चाह रहे हैं कि कल तक पहुंच जाए। ओके, तो मिलते हैं अपन नए लेक्चर में, नए वीडियोज में। आप लोगों का प्यार और सहयोग पाने के लिए, सहयोग देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।